नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारियाँ बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम पिछले कुछ दिनों से हिंदी के व्याकरण के जो टॉपिक है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके अलंकार और रस जैसे जो क्लिष्ट विषय हैं, उन पर हमने आसानी से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है और ऐसा सरल तरीका आपसे शेयर किया है, जिससे कि आप उनके टॉपिकों को और उनका जो सार है उसे समझ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो कि उनके कंटेंट को, उसकी विषय वस्तु को अच्छे ढंग से एब्जर्व किया होगा और आशा करता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में आप काफ़ी अच्छे ढंग से तैयारी करके जाओगे और निश्चित रूप से सफल होके आओगे। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो हमने अलंकार पर बनाई और रस पर बनाई थी और जिस प्रकार से हमने उसके अवयव, उसके प्रकार आसानी से जाने थे और बिल्कुल बारीकी से हमने आपको बताया था, उसी प्रकार आज हम अगले टॉपिक यानी कि छंद आपसे डिस्कस करेंगे और उम्मीद रखता हूँ कि इतने सरल ढंग से आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका जो भी समाधान हो सके उससे मैं पूर्ण कर सकूँ। तो आज हम छंद पर चर्चा करेंगे। देखिए, छंद को जानने से पहले मैं इसको आसानी से आपको समझाना चाहता हूँ कि छंद क्या है। मित्रों, जैसे साहित्य की विधाएं हैं प्रमुख, जैसे गद्य और पद्य। मुख्य जो दो विधाएं हैं, उसमें गद्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे गद्य में आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, अलंकार पढ़े होंगे, वो माफ़ कीजिएगा, कहानी पढ़ी होंगी और ये उपन्यास पढ़े होंगे, संस्मरण पढ़े होंगे, रेखा चित्र पढ़े होंगे। अनेक विधाएं ऐसी हैं गद्य में जो आपने पढ़ी होंगी। तो इनके पीछे एक व्याकरण होता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि गद्य में व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। ठीक है, इसको पूर्ण होने में व्याकरण का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, इसमें राम करता है और जा रहा क्या है, क्रिया है। ठीक है, जो कि क्रिया संपन्न हो रही है। इसमें वर्तमान काल है, यानी कि लिंग का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संज्ञा है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें व्याकरण के जो जितने भी नियम हैं सारे पूरे हो रहे हैं और ये साथ ही साथ क्या है, एक सार्थक वाक्य है। क्या है, और इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध होती है, व्याकरण से। भाई, हम तभी तो इसको सार्थक मानेंगे ना जब इस पे कोई प्रूफ देगा, और इसका प्रूफ कौन देगा, व्याकरण देगा। ठीक है, तो जैसे गद्य के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से पद्य के लिए या काव्यांश के लिए छंद महत्वपूर्ण है। समझ आया? फिर से समझा देता हूँ कि जैसे गद्य का नियम, जैसे गद्य भाग के जो हमारे नियम है वो कौन किसके फॉलो करते हैं, वो व्याकरण का फॉलो करता है। उसी प्रकार से पद्य किसका करता है, छंद का। यानी कि छंद क्या है, पद्य का नियमक है। अब परिभाषा से समझ लेते हैं, छंद क्या है, जब काव्य में वर्णों या मात्राओं के नियम से आह्लाद उत्पन्न होता है। यानी कि जब पद्य में किससे, मात्राओं से और वर्णों से क्या होता है, आह्लाद, यानी कि एक खुशी, मिलती है और एक सार्थकता मिलती है। वो क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। ठीक है, छंद क्या करते हैं, पद्य को नियमबद्ध कर देता है, व्याकरण दृष्टि से उसे क्या कर देता है, जकड़ देता है और तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है और तभी वो अपने गतिमान अवस्था को पहुंचता है। लय, तुक, ठीक है, और मात्राएं जो भी हैं उसके क्रमबद्धता, ठीक है, वो किससे सिद्ध होती है, वो छंद से सिद्ध होती है। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार से गद्य का नियमक व्याकरण है, उसी प्रकार से पद्य का नियमक क्या है, छंद है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब हम जान लेते हैं छंद का बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, जो छंद की उत्पत्ति हुई है वो जो है कि पिंगल शास्त्र से हुई है।
ठीक है। पिंगल शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो हैं पिंगल ऋषि हुए हैं, हमारे एक आचार्य हुए हैं पिंगल ऋषि, जिन्होंने पिंगल शास्त्र की रचना की है। और किसके लिए की है? छंदों के लिए ही की है। ठीक है। जो पिंगल शास्त्र की रचना की है पिंगल ऋषि ने, वो छंदों के लिए की है। और इसीलिए छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र, या उसे आप पिंगल भी कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ कि हम छंद को क्या दूसरे अन्य नाम से क्या जानते हैं? पिंगल शास्त्र के नाम से जानते हैं। और सर्वप्रथम जो है कि छंद का जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है? हमारे ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ भी सकता है कि जो है कि छंद का जो दूसरा नाम है या अन्य नाम क्या है, तो वो क्या है? पिंगल है। ठीक है। और इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता हैं, उन्हीं के नाम से जो है वो है पिंगल ऋषि। ठीक है। और जो है कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ? देखिए, परिभाषा में ही कह दिया गया है कि जब काव्य में वर्णों, वर्ण कौन कौन से हैं भाई? आपको पता है कि वर्ण कितने हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है। 33 प्लस 2 35। और स्वर कितने हैं? 10 प्लस 3 इजिकल टू 13। ठीक है। यानी कि 35 वर्ण है और 35 व्यंजन है और 13 क्या है? स्वर हैं। 13 यानी कि 33 किसके आधार पे है? 33 व्यंजन तो पूरे 33 हैं। ठीक है। दो क्या है? हमारे अयोगवा जो ड और ढ है। ठीक है। और स्वरों में क्या है? 10 क्या है? लेखन के आधार उच्चारण के आधार पे है। और 13 क्या है? लेखन के आधार पर है। ठीक है। समझे? तो यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया। यानी कि जब काव्य में वर्णों के मान, यानी कि इन सभी वर्णों या मात्राओं, मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं हैं जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम छंद के अंग पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको डायरेक्ट यही लिखना है क्या कि जैसे गद्य का नियमक व्याकरण है, वैसे ही पद्य का नियमक कौन है? छंद है। ठीक है। यहाँ तक डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब आगे हम छंद के अवयव के बारे में या छंद के अंग जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। छंद का जो पहला अंग है वो है चरण, पद या पाद। यानी कि यदि हम कोई भी काव्य पढ़ रहे हैं, कोई भी कविता पढ़ रहे हैं, तो भाई बिना चरण या बिना पद या बिना पंक्तियों के तो वो होगा नहीं। ठीक है। बिना दल के वो होगा नहीं, है ना? जब कोई दल होगा, कोई नियम होगा उसका। भाई नियम में अगर डायरेक्ट हम इसके आगे सीधे दूसरी लाइन लिख देते, इसका कोई चरण नहीं पद नहीं, तो क्या वो हमारा गद्य हो जाता। ठीक है। लेकिन काव्य में क्या है, क्या होता है? पहला स्टेप उसका क्या कि वो चरण, पद और या पाद होते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ये आपका एक चरण हो गया। यहाँ पे यति है, विराम है। ठीक है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, दूसरा हो गया। ठीक है। चरण, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकती हूँ, तीसरा चरण हो गया। वो हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, ये क्या हो गया? चौथा चरण हो गया इसका। ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि छंद में कितने चरण होते हैं, तो आपका डायरेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए? 4 होते हैं। वैसे 2 चरणों का भी होता है। ठीक है। लेकिन उसे हम चरण नहीं कह सकते, उसे हम पद कह सकते हैं, या उसे हम क्या कह सकते हैं? दल कह सकते हैं उसे। ठीक है। क्या कहेंगे? दल कहेंगे। जैसे यहाँ पे है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये एक दल हो गया। वर्ण रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, ये क्या हो गया? दूसरा दल हो गया, है ना? इसमें 4 चरण क्या है? जहाँ पे विराम है, देखो एक चरण ये हो गया, श्री गुरु चरण सरोज रज। और दूसरा चरण ये हो गया, निज मन मुकुर सुधार। और तीसरा चरण ये हो गया, बरनौ रघुवर बिमल जसु। और चौथा चरण, जो दायक फल चार। ठीक है। ये क्या हो गए? 4 चरण हो गए। ठीक है। अब आगे आ जाओ, चरण आप समझ गए ना? अगर पूछा गया कि छंद के कितने चरण हैं, तो आपको सीधे कहना है 4 चरण हैं। यदि आपसे पूछा गया है कि कुंडलिया जो छंद है उसमें कितने चरण हैं, तब आपका उत्तर बदल जाएगा और वो 6 चरणों का हो जाएगा। यानी उसमें 6 पंक्तियां होती थे, 6 दल होते हैं। ठीक है।
अगर पूछा गया छपैया तो उसमें भी 6 होते हैं। तो ये आगे चर्चा का विषय है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर आपसे नाम पूछेगा छंद का, क्या कि इस छंद में कितने चरण हैं, तब आपको समस्या हो सकती है, लेकिन वो समस्या मैंने आपकी दूर कर ली है। वैसे अमूमन 6 चरणों के केवल 2 ही छंद होते हैं, एक कुंडलिया होता है और एक छपैया होता है, ठीक है। आगे आ जाइए। ये चरण तो आप समझ गए, 4 चरण होते हैं, ठीक है, वो भी मैंने डिफाइन आपको कर दिया। वर्ण और मात्रा। वर्ण आप समझ चुके हैं कि स्वतंत्र रूप से जो है कि जिनमें कोई मात्राएं नहीं है, या मात्राएं भी हों लेकिन वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे वर्ण क्या है, एक वर्ण ये है देवसान, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 5 वर्ण, 6 वर्ण, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इसमें कितने हैं, 12 वर्ण हैं। मात्रा, मात्राएं कितनी हैं? अब मात्राओं को पहले हम लघु और गुरु समझ लेते हैं, तब हमें मात्रा समझ आएगी, ठीक है। लघु होता है छोटा, आपने पढ़ा होगा जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, ठीक है। तो लघु में क्या होता है, लघु का जो सिंबल होता है वो खड़ी पाई एक डंडी होती है, यानी कि एक मात्रा, ठीक है। इसमें अ ई उ री, ठीक है। ये जो छोटे वर्ण लघु वर्ण होते हैं अ ई उ री, ठीक है, ये क्या होते हैं, लघु वर्ण होते हैं। इसमें क्या एक खड़ी पाई होती है, ठीक है। वहीं गुरु वर्ण में क्या होता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं ये भी क्या आते हैं, गुरु वर्ण में आते हैं, ठीक है। इसके सिंबल ये हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, गुरु वर्ण में आते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, एस होता है, और इसके लिए हम 2 खड़ी पाई करते हैं, यानी कि इसकी मात्राएं क्या होती हैं, 2 होती हैं, और इसकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अब क्या होते हैं, कुछ लघु वर्ण कैसे होते हैं, जैसे हंसी, चंद्र बिंदु वाले, जैसे चंद्र बिंदु का कहीं पे आ गया, जैसे हंसी का आ गया, ठीक है, इसमें चंद्र बिंदु आया, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, लघु होगा, परंतु यहाँ पे क्या है, हाँ हंसी में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक पाई आएगी, यानी कि ये लघु वर्ण है और ये गुरु वर्ण है, समझे। आगे जैसे दूसरा उदाहरण है इसका, दूसरा उदाहरण क्या है इसका, अंशुवन, ठीक है, क्या है, अंशुवन, ठीक है। तो ये भी क्या है, खड़ी पाई आएगी, यहाँ पे भी खड़ी पाई आएगी, ये भी खड़ी, यानी कि चारों चारों क्या है, लघु वर्ण है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, ठीक है। चंद्र बिंदु वाले वर्ण जितने भी होते हैं वो लघु में उनकी गिनती होती है, ठीक है। अब आते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, जैसे तो 2 शब्दों से मिले बना है ना आधा, ठीक है, स्व, क्या, तो ये भी क्या है, खड़ी पाई में आते हैं, ठीक है। ये भी खड़ी पाई यानी कि लघु वर्ण में आते हैं। गुरु वर्ण में कौन कौन से आते हैं, इस संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, यानी कि सपोज हमारा महत्व नहीं रहा, ठीक है, ये कोई काव्य की पंक्ति है, ठीक है। इसमें क्या है, एक खड़ी पाई हो गई, ठीक है, एक गुरु, गुरु, लघु, लघु, और ये क्या है, लघु। लेकिन ये तो लघु तो है, ठीक है, लेकिन जब संयुक्त अक्षर आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो चाहे संयुक्त हो कुछ भी हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यानी कि जब संयुक्त अक्षर आता है तो उससे पहले का जो वर्ण होता है वो क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है, और उसकी क्या गिनती क्या होती है, 2 मात्रा में उसकी गिनती होती है, ठीक है, संयुक्त अक्षर वाले। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हुआ। ये आप चार्ट मैंने आपको समझाया कि लघु वर्ण में कौन कौन से आते हैं, अ ई उ री और चंद्र बिंदु वाले, ठीक है, वो क्या आते हैं, उसमें आते हैं, लघु वर्ण में आते हैं। हाँ, और एक बात क्या है, तो ये अपने आप तो क्या रहेगा, लघु रहेगा, लेकिन अपने से आगे वाले को क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, ठीक है। गुरु वर्ण में अ ई उ आ ई उ ए ऐ ओ अंग अह, ठीक है, ये क्या हो गया, अनुस्वार और विसर्ग भी जो है कि क्या आते हैं, दीर्घ वर्ण में या दीर्घ में आते हैं, ठीक है। और उसका सिंबल क्या है, एस, और इसकी मात्राएं 2 गिनी जाती हैं, ठीक है। और संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण का जो पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ। यहाँ तक आपको मात्रा और
वर्णों में समझ आ गया। ठीक है, अब क्या है, गिनती कैसे करें हम मात्रा की भाई। अभी तो हमने वर्णों की गिनती करी है। ठीक है, वर्णों की संख्या और मात्रा क्रम, इसकी गिनती कैसे करेंगे अब हम देखो। दिवसान का अरे रुक जाओ यार, दिवसान का नहीं है, दिवस का है ये। ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया दोस्तों। ये क्या है, दिवस है। ठीक है, दिवस का अवसान समीप था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने वर्णों की तो गिनती कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तो इसमें क्या है, वर्ण है। ठीक है, इसमें क्या है, 12 वर्ण है। ओके, और जो है कि अब हम क्या किसकी गिनती करेंगे, मात्रा की। देखो एक मात्रा क्योंकि है, दो मात्रा, तीन मात्रा, ये क्या है, आ है इसमें, तो इसमें दो मात्रा की गिनती करेंगे, या आप एस का सिंबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक मात्रा एक मात्रा। ठीक है, यहाँ पे दो मात्रा, फिर एक मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा। ठीक है, और यहाँ पे दो मात्रा। ठीक है, अब गिनती करो, 1 2 3 4 5, इसे दो गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो दीर्घ वर्ण है। ठीक है, दीर्घ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि ये 16 मात्राओं का है। ठीक है, अब समझ आ गया लघु के लिए क्या है और दीर्घ के लिए क्या है। चलो यहाँ तक आप क्या है, समझ चुके हैं। ओके, अब अगला आता है गण। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, और ये पूछा भी जा सकता है कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गणों की संख्या कितनी है, 8 है। कैसे, अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। ठीक है, गण कितने हैं, 8 हैं। ध्यान रखना भाई, पूछा भी जा सकता है कि गणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो गणों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, अब इसका एक सूत्र है, क्या, लिख लो, यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। ठीक है, गण बताया है, इन सब के पीछे आपने क्या लगाना है, जितने भी वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ण तक। ध्यान रखना, ये सूत्र याद करने के बाद आपको क्या करना है, इनके जो वर्ण हैं, इनको क्या करना है, याद करना है। य म त र ज भ न स ल ग। ठीक है, 8 तक तो क्या है, गण है। कैसे, य माता राजभान, य का यगड़, यगड़। ठीक है, य के लिए। ठीक है, य के लिए क्या है, यगड़। मात्रा कैसे गिननी है इसकी, यगड़ 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ मतलब यमाता, य का क्या है, यमाता। यो में क्या है, एक है, माता में क्या है, दो है, दो है, मात्रा है ना, ये है मात्रा का। ठीक है, तो यगड़ के लिए क्या होगा, एक पाई और दो गुरु, एक लघु और दो गुरु। ठीक है, अब दूसरा क्या है, म, मगड़, मौ लिखो, इसका क्या आएगा, मगड़। अब मगड़ के लिए कौन सा बनेगा, फिर ये छोड़ दो। अब मगड़ के लिए मातारा, क्या, मातारा। अब इसका क्या बनेगा भाई, इसके लिए बनेगा आपका गुरु गुरु गुरु, क्योंकि ये है ना, गुरु गुरु है कि नहीं है। ठीक है, ये बन गया मगर। ये बनेगा तो के लिए तगड़। ठीक है, तगड़ में क्या बनेगा, ताराजा, क्या, ताराजा। तो इसका क्या बनेगा, गुरु गुरु और लघु। ठीक है, ताराजा। अब बनेगा रौ का रगड़, ये का तो था, ये क्या, रौ, रौ का क्या बनेगा, रगड़। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, रजभा। ठीक है, क्या, राजभा, यानी कि इसके लिए क्या बनेगा, गुरु लघु और गुरु। ठीक है,
अब क्या झा भान, मतलब कुल मिला के आपको सारे ऐसे ही कर रहे हैं कि जौ के लिए जगड़ हो जाएगा, भ के लिए भगड़ हो जाएगा, नौ के लिए नगड़ हो जाएगा और सौ के लिए सगड़ हो जाएगा, ठीक है। और मात्रा माननी मैंने सिखा दिया आपको कि हर एक वर्ण छोड़ के आपको 3 वर्ण आगे बढ़ने हैं। जैसे म का मा तारा, ठीक है, मा तारा हो गया, य हटा दो, अब मा तारा हो गया, यमाता हो गया, फिर उसके बाद मा तारा हो गया, फिर ता राजा हो गया, फिर राजा भा हो गया, फिर जा भाना हो गया, फिर भाना सा हो गया, अन्ना सा ल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ इनके लिए, अब लास्ट के ये जो दो बच गए हैं, ये क्या है, ये हमारे लघु है और ये क्या है, गुरु, ठीक है। लघु और गुरु ये याद रख लेना, य माता राजभान सलगा, ठीक है, य माता राजभान सलगा, मतलब यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ और लघु गुरु। डाउट क्लियर हो गया। अब एक बार ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिए हैं, ठीक है। कितने हो गए गण हमारे, 8 हो गए हैं, ठीक है। और उसको डिफाइन भी मैंने आपसे कर लिया, मात्राओं का विशेष, मात्राओं का भी आपको ध्यान हो गया, ठीक है। तो हमने गण भी 8 पढ़ लिए हैं, ठीक है। आसानी देखो बिल्कुल आसान है, देखो अगर इसकी कॉन्सेप्ट को आप अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाइए ये गति। अब देखो भाई, गति का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भाई, चाहे वो जीवन में हो चाहे वो काव्य में हो। पहला हमने क्या लिखा था कि दिवसान का अवसान समीप था, और दूसरा क्या दूसरा अगर मैं इसे कर दूं था समीप, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है ना, कोई फ्लो बन ही नहीं रहा, कोई देवसान का अवसान समीप था, ये तो बढ़िया है। दिवसान का अवसान था समीप, नहीं ये तो बिल्कुल बड़ी, इसमें कोई लई था समीप, यानी कि इसको विराम भी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक, था समीप, तो जच नहीं रहा, इसमें गति लय कुछ लग नहीं रही है, तो इसीलिए क्या है, काव्य में उसमें क्या है, फ्लो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो छंद का जो नियम है, गति, गति होनी बहुत जरूरी है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ लूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बस, वरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, कुछ मजा ही नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इस पे गति विराम दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, तो क्या गति, अगर मैं यहीं पे विराम दे दूं, श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे पढ़ो तो अटपटा सा लग रहा है ना। अगर मैं विराम दे दे के पढ़ूं, तो क्या है, एक गति भी होनी बहुत जरूरी है, विराम भी उचित जगह पे होना चाहिए, ठीक है। भाई मैंने आपसे पहले ही कहा है कि छंद क्या है, पद्य का क्या है, नियमक है, ठीक है। जैसे गद्य का नियमक क्या है, व्याकरण है, तो ये जो है कि व्याकरण बद्ध कर देता है किसको, पद्य को, कौन, छंद। तो इसीलिए गति होनी बहुत जरूरी है भाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, रुके, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। यानी कि हमें जो गति मिल रही है वो किससे मिल रही है, छंद के कारण मिल रही है, तो गति का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। अब है यति और विराम। देखो अगर किसी काव्य में विराम गति न हो तो वो क्या हो जाता है, गद्य सा प्रतीत होने लग जाता है। अगर मैं डायरेक्ट, मैंने अभी बताया, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार, मतलब मजा नहीं आया भाई। काव्य क्या क्या, वो हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे क्या गद्य पढ़ रहे हैं, जैसे हम कोई इमला पढ़ रहे हो, माफ कीजिए, जैसे हम कोई वो पढ़ रहे हैं, तो एक लेख पढ़ रहे हो, कोई भी अखबार उठा के हमने पढ़ा, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुद्धिहीन, तो इमलाई, इमला कैसे, बच्चे इमला लिखते थे, पहले हमने भी लिखी है इमला। तो बचपन में क्या होता था, जब विराम चिन्हों का हमें ज्ञान होता नहीं था, है नहीं, और जो है कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना, विराम चिन्ह कहाँ पे लगेगा, रुकना कहाँ पे है, कहाँ पे गति आनी है, किस शब्द को किस ढंग से बोलना है, तो वो हम नहीं कर पाते थे। तो हमारे टीचर्स हमसे इमला लिखाया करते थे होल्डर से, ठीक है। तो हम कैसे लिखते थे, विराम चिन्ह लगन पता था नहीं, सीधे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कहीं पे भी विराम चिन्ह लग रहा है, कहीं पे भी कुछ मतलब पता ही नहीं था, ठीक है। तो गति, तो विराम चिन्ह क्या हमें जो है कि स्थायित्व बना देता है, किसमें, हमारे काव्य में, कि हाँ आधा से ज़्यादा जो है कि हमारे जो चिन्ह होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं क्या, कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। अब जैसे हमने क्या कहा, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, इसमें हम समझ ही नहीं पाए, जब हम उसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, बुद्धिहीन तनु जान के, तब हम
हमें पता लगा कि बुद्धिहीन तनु जानिके, मतलब जब हम क्या बुद्धिहीन, जब हम अपनी हीनता का पता लगा, सुमिरो पवन कुमार। अगर आपको अपनी हीनता का पता लग रहा है तो किसका सुमिरन करो? पवन कुमार का। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकीन। हे हनुमान जी, ये जो है कि रुद्र देव क्या है कि बल बुद्धि विद्या देव, हमें बल बुद्धि और विद्या देव मोहि, मुझे हरौ कलेश विकार। यानी कि ये एक सेंटेंस अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। ठीक है। कब? विराम चिन्ह। अगर हम इसे विराम चिन्ह से हटा देते हैं तो ये पूरा सेंटेंस बन जाता है और खिचड़ी पक जाएगी, हमें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। तो विराम चिन्हों का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है। तो विराम चिन्ह या यति, इसे हम यति भी कह सकते हैं, जो ये रुकना होता है, जिसे यति विराम मतलब थोड़ा विराम देना, सांस लेना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यानी कि सांस लेने के लिए, नहीं तो एक फ्लो हम बना देंगे तो फिर तब उसमें वो रस नहीं रह पाएगा, वो छंद नहीं रह पाएगा। अब जब डायरेक्ट हम पढ़ेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, ये तो कोई औचित्य है नहीं। ठीक है। नियम बनाए हैं तो नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अंतिम है हमारा तुक। तुक भाई, अब तुक मैंने आपको अलंकार में भी पढ़ाया था। ठीक है। एक बार अनुप्रास जो अलंकार का जो भेद था, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार का जो अंतिम भेद था, क्या? अंत्यानुप्रास। ठीक है। कौन सा? अंत्यानुप्रास, जिसके अंत में अनुप्रास हो, यानी कि तुक हो। जैसे सुधार, चार, कुमार, विकार। ठीक है। तो ये क्या है? ये तुक है। कविता को क्या है? तुक देते हैं, एक फ्लो बना के रखते हैं कविता में, मतलब एक सौंदर्य बना के रखते हैं। तो तुक का भी काफी महत्वपूर्ण है। तुकवादी कविताएं बहुत होती हैं, जैसे शायर भी हैं बहुत सारे कि जिसमें तुक बनाया जाता है। ठीक है। जिसका जो प्रथम पंक्ति का जो अंतिम जो है कि जो वर्ण होता है, वो क्या है कि द्वितीय चरण का अंतिम वर्ण क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वहां पे क्या होता है? तुक होता है। तो क्या छंद जो है कि ये भी किसका, छंद में जो ये तुक भी किसका अंग है? छंद का अंग है। ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई छंद के अंग बताइए। अगर आपको ये सारे पता है, चरण भी है, वर्ण भी है, मात्रा भी है, संख्या भी है, क्रम भी है, गण, यति, विराम, तो कुछ ऐसा वो दे देगा आपको जिसमें कि आपको अलग करना होता है। ठीक है। तो ये हमने आपको समझा दिया कि देखो, एक बार और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि छंद क्या है। कि जिस प्रकार से गद्य का नियमक क्या होता है, व्याकरण होता है, उसी प्रकार से का जो पद्य है, पद्यांश है, काव्य का निर्णायक जो नियमक होता है, वो क्या होता है? छंद होता है। ठीक है। छंद क्या है? छंद आह्लादित करना, खुश करना। ठीक है। क्या? उत्साहित करना। आपके अंदर से जो एक ऊर्जा है, काव्य में जो ऊर्जा भरता है, काव्य में जो एक नियमक होता है, एक नियमबद्ध तरीके से चलना होता है, सुव्यवस्थित तरीके से जो चलना होता है, वो क्या है? छंद हमको सिखाता है। ठीक है। तो छंद हमने कहा है कि वर्ण तथा मात्राओं के नियम से जो आह्लाद उत्पन्न होता है, वो क्या है? छंद कहलाता है। ठीक है। छंद के जो प्रणेता थे वो पिंगल ऋषि को माना जाता है, और छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है? पिंगल शास्त्र है। क्योंकि जो है कि इसकी रचना किसने करी है? पिंगल ऋषि ने करी है। तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर जो है कि छंद का नाम भी पिंगल शास्त्र पड़ा है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब आगे देखिए, जो छंद का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है हमें, कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में जो है कि सर्वप्रथम छंदों का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है। छंद के अंग मैंने आपको बता दिए हैं। चरण, चरण इसमें चार होते हैं। ठीक है। वर्ण और मात्रा। वर्ण यानी कि वर्णों की गिनती के आधार पर जब हम वर्णों को गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो वो वर्ण कहलाते हैं। और मात्रा, मात्रा जो है कि वर्णों पे आधारित होती है, लघु और गुरु पर आधारित होती है। यानी कि लघु के लिए खड़ी पाई यानी कि एक मात्रा का प्रयोग करते हैं, और गुरु के लिए दो मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लघु कहलाते हैं। और जो अनुस्वर और विसर्ग होते हैं, विशेष रूप से ध्यान देना। ठीक है। ये भी आ सकते हैं आपके, अनुस्वर विसर्ग लघु वर्ण में आते हैं, जो लघु में आते हैं या गुरु में आते हैं, अब वो बताया जा सकता है। फिर संयुक्त अक्षर क्या है, किसमें हाथ, संयुक्त अक्षर किसमें आते हैं? आते तो कोई किसमें है? लघु में है। लेकिन अगर ये पूछा गया कि संयुक्त अक्षर से पहला वाला वर्ण क्या होता है, चाहे वो लघु हो, गुरु हो, लेकिन उसका सिंबल क्या हो जाता है?
गुरु हो जाता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, ये ध्यान देने वाली छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे ही जो है कि क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, गण विशेष रूप से याद कर लें कि गण कितने होते हैं। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 8 होती है। और दो क्या होते हैं? लघु और गुण। ठीक है, मिलाकर वैसे 10 होते हैं, लेकिन अगर गण ही गण पूछता है तो आपका आंसर होना चाहिए 8। ठीक है, गणों की गिनती मैंने एक सूत्र आपको बता दिया है, क्या? यमाता राज भान सलगा। ठीक है, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ सगड़ और लघु गुरु। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, और हर एक वर्ण छोड़ के जो है कि आपकी मात्राएं डिसाइड होंगी। ठीक है, जैसे यमाता, मातारा, तराजा, रजाभा, जभाना, भानसा, नसला, असलगा। ठीक है, ये 8 होते हैं। लास्ट में ये जो 2 छूट गए, लघु और गुरु। ठीक है, और ये मैंने आपको गण बता दिए। गति मैंने फ्लो बता दिया। भाई अगर किसी भी उसमें अगर कोई फ्लो ना हो तो वो कोई काव्य हो ही नहीं सकता। उसमें फ्लो होना चाहिए। किस आधार पे होना चाहिए? गति और विराम चिन्ह के आधार पे होना है। गति आपको बता दी है, गति आपको बता दी है, विराम आप फ्लो देखो, अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं तो फ्लो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी, काव्य की सार्थकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, यति और विराम चिन्ह मैंने आपको बता दिया। भाई अगर स्थायित्व बनाए रखना है तो गति और विराम चिन्ह का अति आवश्यक है। तुक, जो अंतिम वर्ण, जो प्रथम पंक्ति का अंतिम वर्ण होता है या अंतिम अक्षर होता है, और जो या दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर होता है, वो क्या होते हैं? समान होते हैं, और इसीलिए वहाँ पे क्या हो? तुकवा होना होता है। ठीक है, हिमगिरी के तुंग शिखर कर हिमगिरी के तुंग शिखर पर देख शिला की शीतल छाव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ठीक है, देख रहा था प्रलय प्रवाह, यानी कि अंतिम के दो, जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर देख शिला की शीतल छा, छा और प्रवाह, इसके दोनों अंत के क्या है? तुक वाले हैं। तो ये क्या है? इसमें तुक होता है, छंद युक्त है। ठीक है, और भी हैं, बहुत सारे हैं। कई कविताएं आपने पढ़ी होंगी इनका जो है कि प्रियपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज जो, हाँ, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकती हूँ, वो हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। तो है जा रहा है। तो ये क्या है? तुक वाली कविताएं हैं। तो ये किससे हमें पता लगता है? छंद के, ये भी छंद का अंग है। ठीक है, अगर आ गया आपसे कि छंद के अंग कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं छंद के? 7 अवयव हैं। अंग है, अवयव है, ठीक है, भाग है, प्रकार है। कुछ भी पूछता है तो वो कितने हैं? 7 हैं। और अगर पूछता है गण कितने हैं तो वो कितने हैं? 8 हैं। और लघु और गुरु मिलाकर क्या है? 10 हैं। लेकिन अगर केवल गण पूछता है तो वो क्या है? केवल 8 हैं। अगर गण पूछता है तो वो केवल 8 हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? लघु और गुरु मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज हमारा ये रस का टॉपिक भी पूर्ण हो चुका है। इसकी एक और वीडियो में लाऊंगा, वो छंद का टॉपिक पूरा हो चुके हैं। अब मैं एक वीडियो और लाऊंगा जो प्रमुख छंद हैं, छंदों के जो प्रकार हैं, उस पर मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारियां करते रहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। ठीक है, और लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका? क्लियर? ठीक है, आपकी मर्जी है, लाइक कर रहे हैं तो करें। ठीक है, शेयर करते हैं तो करें। वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है। मैं केवल, मेरा मकसद केवल आप तक वो चीज़ें पहुंचाना है जिसकी आपको आवश्यकता है। ठीक है, जो आपका टाइम कह रहा है। देखो भर्ती आने वाली है, उसमें छंद भी पूछे जाएंगे, हो सकते अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। अलंकार से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और रस से भी 2-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन अगर हिंदी साहित्य से या हिंदी से आ जाते हैं और मेरे पढ़ाए हुए से आते हैं तो वही उससे बड़ी खुशी क्या होगी, है नहीं? मेरिट वैसे भी, खैर वो बात की बातें हैं। ठीक है, तैयारियां करते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।